बच्चों, आज हम कक्षा 4 का हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण एवं मात्राएं पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम वर्ण और उनकी मात्राओं के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब हम बोलने का प्रयास करते हैं तो हमारे मुख से बहुत तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों को यानी इन आवाज़ों को ही वर्ण कहा जाता है। और यह वर्ण जो हैं उन्हें जब हम लिखते हैं तो उनकी एक चिन्ह बनती है और उन्हें वर्ण चिन्ह या ध्वनि चिन्ह कहते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि 2 बच्चे हैं और एक वृद्ध व्यक्ति है। तो ये बच्चे इस वृद्ध व्यक्ति को कह रहे हैं, बाबा बाबा घर चलिए। तो आप देख रहे हैं इसमें ब आ यानी बाबा शब्द लिखा हुआ है। उसके मुख से बाबा की ध्वनि निकली और वह उन्हें बाबा कह रहा है। तो ऊपर दिए गए चित्र में बच्चे के मुख से ब आ बाबा का उद्घोष मतलब आवाज़ ध्वनि निकल रही है। यही ध्वनि का लिखित रूप है जो वर्ण कहलाता है। अर्थात ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। उसके बाद वर्ण से संबंधित उसकी परिभाषा इस प्रकार है। एक लाइन में कहा जाए तो हम ऐसे कहेंगे कि वह छोटी से छोटी ध्वनि यानी सबसे छोटी जो आवाज़ें होती हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाती है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, क, ख इत्यादि जितने भी अक्षर हैं ये सभी वर्ण कहलाते हैं। हम बहुत से वर्णों को देख चुके हैं यहाँ पर जो अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग तरह के अक्षर हैं। तो इन अक्षरों को 2 भागों में बांटा गया है जिसे वर्णों के भेद के अंतर्गत रखते हैं। तो वर्णों के 2 भेद हैं यानी वर्ण 2 तरह के होते हैं। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है बिना किसी की सहायता के, उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई और दीर्घई। ये 4 अक्षर जो आप देख रहे हैं ये स्वर हैं। तो अ से लेकर औ तक स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जितने भी अक्षर दिए गए हैं ये सारे स्वर वर्ण हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह से आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ और औ। ये कुल 11 अक्षर हैं। उसके बाद है व्यंजन जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं जैसे क, ख और इत्यादि, क से लेकर ज्ञ तक, वे सारे जो हैं वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। बिना स्वरों के इनका उच्चारण संभव नहीं है। इनकी संख्या 33 है। इन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है क वर्ग जिसमें 5 अक्षर हैं क से लेकर अंग तक। उसी प्रकार च वर्ग में च से य तक, ट वर्ग ट से मूर्धन न तक, त वर्ग त से न तक और प वर्ग प से म तक। इनमें जितने भी वर्ण हैं वो सभी व्यंजन वर्ण हैं और इन्हें एक वर्ग में रखा गया है। तो इस प्रकार ये 5 वर्ग हो गए। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 अक्षर आते हैं य, र, ल और व। ये चारों को
अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और 4 जो बाकी के अक्षर हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, इन चारों को हम ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। तो ये जो हैं सारे व्यंजन हो गए। उसके बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह वह है जो ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं, अंग, अह और औ, यानी अंग की मात्रा, अह की मात्रा और अनुनासिक चंद्र बिंदु की मात्रा, वे इस प्रकार हैं। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से ठीक पहले माना जाता है, इसीलिए इसे अलग भाग में हम रखते हैं और उसे अयोगवाह कहते हैं। अब आप देखेंगे अंग। अंग को अनुस्वार भी कहते हैं क्योंकि इसका चिन्ह इस प्रकार एक बिंदु होता है और क्योंकि इसका ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है, इसीलिए इसे अनुस्वार कहते हैं। इनसे बने हुए शब्द और चित्र इस प्रकार आप देख रहे हैं, कंस, हंस, संगीत, गंगा, पंख इत्यादि। उसके बाद है चंद्र बिंदु, जिसको अनुनासिक भी कहते हैं। इसका चिन्ह इस तरह से अर्धचंद्र और बिंदु होता है। इस ध्वनि का उच्चारण मुख तथा नाक की सहायता से होता है, इसलिए इसे अनुनासिक भी कहते हैं। इससे बने शब्द इस प्रकार हैं, आँख, सांप, पाँच, ऊँट इत्यादि। उसके बाद है विसर्ग की मात्रा, अह को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह 2, एक के ऊपर एक 2 बिंदु होते हैं और इनका उच्चारण ह को हल्का सा झटका देकर किया जाता है, आह जिसको कहते हैं, जिसमें इस तरह से शब्द बनते हैं, दुख, नमः, प्रातः इत्यादि। तो अब आपने जान लिया कि अयोगवाह में अंग, चंद्र बिंदु और विसर्ग की मात्रा होती है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन यानी ज्वाइंट कॉन्सोनेंट्स। 2 व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात जिन व्यंजनों में 2 व्यंजन मिले होते हैं, 2 व्यंजन के जोड़ने पर जो व्यंजन बनते हैं, जो अक्षर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है और ये इस प्रकार हैं। आप देख रहे हैं इस तालिका में क जोड़ श बना छ, यानी छ के अंदर क और श मिला हुआ है, 2 व्यंजन मिला हुआ है। उसके बाद आता है ज और य, इसे बनता है ज्ञ। तो इनसे बने शब्द भी इस प्रकार हैं, छत्राणी, क्षत्रिय, क्षमा, कक्षा और यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानेश्वर। उसके बाद बाकी के 2 अक्षर इस प्रकार हैं, त जोड़ र, त्र और तालव्य श जोड़ र, तो बना श्र। तो ये जो 4 हो गए, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 अक्षर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और इनसे बने शब्द इस प्रकार हैं। इन्हें देखकर आप बाकी के अक्षरों का अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार हमारी हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होता है। उसके बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो हिंदी में ड़ और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा गया है क्योंकि इन्हें भी वर्णों में समावेश किया गया है और इनसे बने शब्द भी इस प्रकार हैं, जैसे घोड़ा, गाड़ी, कपड़ा, सीढ़ी, पढ़ना, कढ़ाई इत्यादि। उसके बाद एक और मात्रा होती है जिसे हम हलंत कहते हैं। तो जब व्यंजन वर्णों के साथ आप सभी जानते हैं कि स्वर मिले होते हैं, लेकिन जब व्यंजनों को स्वर से अलग कर दिया जाता है तब उन व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है इस प्रकार। और आप देख रहे हैं जैसे क के नीचे ये तिरछी रेखा लगी है, ख के नीचे, ग के नीचे। तो इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर से स्वर निकल चुका है और ये आधे रह गए हैं, क्योंकि स्वरों के बिना इनका पूरा उच्चारण संभव नहीं है। तो इसलिए यह दिखाने के लिए ये मात्रा लगाई जाती है और
इसे हलंत कहते हैं, अर्थात हलंत लगाने से व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है। उसके बाद र के विभिन्न रूप। आप र के साथ ऊ का उच्चारण ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे रा में ऊ लगा दिए हर्ष ऊ तो वो इस प्रकार होते हैं, रा में दीर्घ ऊ लगा देते हैं तो वो इस प्रकार होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सूर्य, ये र रेफ की मात्रा है, यहाँ पर भी यहाँ र रेफ की मात्रा है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ भी ये जो इस तरह तिरछी रेखा वाले मात्रा हैं ये र पदेन की मात्रा है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये इस तरह से जो मात्रा लगी हुई है इसको भी र पदेन की मात्रा कहते हैं। तो र के बहुत से रूप हैं जो आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह से इनसे बने शब्द इस प्रकार हैं। उसके बाद है मात्राएं। तो मात्राएं जो हैं वो स्वरों के बदले हुए रूप को कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नीले रंग की मात्राएं हैं वो सभी स्वर हैं और स्वर के बदले हुए रूप हैं जो व्यंजनों के साथ प्रयोग किए गए हैं। तो ये जो रंगीन चिन्ह है इन्हें ही मात्राएं कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं हिंदी में 11 स्वर होते हैं और ये स्वर इस प्रकार हैं और इन स्वरों को 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक जो है इसका मूल रूप इस प्रकार है और इनसे बने शब्द जैसे ये मूल रूप में अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, इस प्रकार ये सारे अक्षर हैं। और इनके बदले हुए जब इनको हम ये व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो ये इनका रूप बदला हुआ है। इस प्रकार मात्रा आप देख रहे हैं इसमें, तो ये स्वर हैं और ये इनकी मात्राएं हैं। तो इस प्रकार, और ये व्यंजन हैं जिनके साथ इन मात्राओं को लगाकर अक्षर बनाए गए हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं ये जितने भी शब्द हैं इनमें स्वर और इनकी मात्राओं को व्यंजन के साथ प्रयोग किया गया है। जैसे आ की मात्रा, यहाँ घर में अ की मात्रा है, माला में आ की मात्रा है, किला में हर्ष ई की, साड़ी में दीर्घ ई की, फूल में हर्ष उ। उसके बाद री की मात्रा है, कृषक में शेर, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा से कैद, ओ की मात्रा से मोर, औ की मात्रा से कौवा। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार इन सभी चित्रों को देख रहे हैं ध्यान से, और इन चित्रों के जो नाम दिए गए हैं इनमें आप व्यंजनों के साथ स्वरों के बदले हुए रूप की मात्राओं को देख सकते हैं। इस प्रकार व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है और मात्राओं को भी लगाया जाता है। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप इनके विशेष जो भाग हैं इसको आप देख सकते हैं। विशेष भाग इस प्रकार हैं, विशेष बातें जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है वो इस प्रकार हैं। हिंदी भाषा में कुछ उर्दू वर्णों जैसे फ, ज और अंग्रेजी के औ को भी स्थान दिया गया है, क्योंकि जब हम उन्हें हिंदी में लिखते हैं, मतलब देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। इधर आप इनके अभ्यास प्रश्नों को देख रहे हैं। अभ्यास प्रश्नों में जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं ये सब पाठ से ही संबंधित हैं। आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और इन अभ्यास प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी पर बनाने का प्रयास करेंगे। 2 से 3 बार आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अवश्य ही समझ जाएंगे, और नहीं तो फिर इस वीडियो को बार बार देख लें तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।